गुड मॉर्निंग। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोपोर्शनल काउंटर के बारे में, और प्रोपोर्शनल काउंटर में के सेक्शन में थे हम लोग गैस मल्टीप्लिकेशन, और उसके सब सेक्शंस में चॉइस ऑफ ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे थे। हमने चॉइस ऑफ ज्योमेट्री जब डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला कि ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए कि दो रिक्वायरमेंट उससे सेटिस्फाइड हो पाए। पहला रिक्वायरमेंट ये था कि हमें गैस मल्टीप्लिकेशन के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, लार्ज हाई वोल्टेज चाहिए, अराउंड 10 to the power 6 लार्ज हाई वोल्टेज चाहिए, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गैस इनक्लोज्ड। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट जो था वो 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर था। तो एक तो लार्ज वोल्टेज चाहिए हमें इनसाइड द गैस मोलेक्यूल, लार्ज इलेक्ट्रिक, बेसिकली लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये था हमारा कि जो प्राइमरी आयोनाइजेशन जो क्रिएट हो रहे हैं उनका सबका मल्टीप्लिकेशन जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और उस यूनिफॉर्म होने के लिए ये था कि एक स्मॉल रीजन, वेरी स्मॉल रीजन ऑफ गैसियस वॉल्यूम का एक वेरी स्मॉल रीजन होना चाहिए कि जहां पर गैस मल्टीप्लिकेशन होए। तो ये दोनों ही रिक्वायरमेंट जो था हमने देखा था कि सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री में फुलफिल हो रहा था। मीन सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री में जो था पहला वाला जो रिक्वायरमेंट जो था हमारा, जिसमें हाई वोल्टेज होना चाहिए, वहां पे हमने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से ये भी देखा था, कंपेयर किया था कि सेम वोल्टेज, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव करने के लिए इनसाइड द गैसियस वॉल्यूम अचीव करने के लिए हमें बाहर से जो वोल्टेज जो सप्लाई करना पड़ रहा था वो था सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री के केस में 2000 वोल्ट था, जबकि पैरेलल प्लेट ज्योमेट्री के केस में इट वाज 51,800 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इतना था। जो 51,800 वोल्ट बाहर से सप्लाई करना टू अचीव लाइक 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द gaseous molecule, it was not workable basically. So we preferred the cylindrical geometry, पहली चीज। दूसरी बात थी कि हमने ये भी देखा था कि जो पर्टिकुलर इक्वेशन जो बन रहा था हमारा, जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस ड्रिफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने इक्वेशन डिराइव किया था सिलिंड्रिकल ज्योमेट्री के लिए, which was electric field at a point r was equal to voltage divided by a small r, which was the inner radius from the anode to, from the center of the anode to the inner surface of the our cylinder, and multiplied by natural log of b divided by a, where b was the cathode inner radius and a was the anode wire radius. So इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट करके देखा था, और वहां पे ये कंक्लूड किया था कि जो रीजन जो है, जो गैस मल्टीप्लिकेशन का रीजन, वो अराउंड कैथोड, अराउंड एनोड का, जो एनोड वायर जो है उसी के अराउंड एक छोटा सा रीजन है जिस रीजन में गैस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि उसी रीजन में आने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिक्वायरमेंट चाहिए 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर, वो सेटिस्फाई होता है, मतलब अबव दैट वोल्टेज इज अवेलेबल अराउंड द एनोड। अब हम आगे चलते हैं, यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल पोजीशंस। तो उसको डिराइव करने के लिए हमने दो इक्वेशन का यूज करा है। 5.3 इक्वेशन जो है वो है कि किसी भी आयन के लिए
इन ए गैस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगी it can be fairly and accurately predicted by the equation v, which is the drift velocity equal to mu जो है mobility of the ion है, mobility of the ion multiplied by the electric field strength divided by the gas pressure. So इस इक्वेशन से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा रिलेशनशिप जो हमने देखा था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रेडियस r which was given by the equation capital V divided by small r ln b divided by a। ये दो इक्वेशन था। तो हम लोग इससे हम एक पर्टिकुलर इक्वेशंस निकाल सकते हैं which will be the इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल पोजीशंस। देखिए कैसे v इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो वही हो गया, v इज इक्वल टू म्यू राइट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द गैस प्रेशर। तो ये सीधे हमने यहाँ पे कॉपी किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि म्यू को एज इट इज रख लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का इक्वेशन ये वाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसको हटा करके ये लेकर के आए तो ये बन गया v का v, ये दिख रहा है, और डिवाइडेड बाय ln ये b डिवाइडेड बाय ये आ गया ln b डिवाइडेड बाय a, और p ये p यही का रहा, और ये r जो है इसको अलग कर लिया 1 डिवाइडेड बाय r। तो हमारा इक्वेशन बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू विच इज द मोबिलिटी, एंड द मोबिलिटी म्यू जो है इट टेंड्स टू रिमेन fairly constant, mu जो है tends to remain fairly constant over the wide range of electric field and gas pressure, or generally and does not differ greatly for either positive or negative ion in the same gas। और सेम गैस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि म्यू का वैल्यू जो मोबिलिटी जो कांस्टेंट जो है वो जनरली कांस्टेंट रहता है ओवर वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज भले ही ग्रेटली वेरी करे और गैस प्रेशर भी यदि वेरी करता है उस केस में भी मोबिलिटी का वैल्यू जो है वो लगभग कांस्टेंट होता है, एंड इट इज सेम फॉर अप्रोक्सीमेटली इट इज सेम फॉर निगेटिव आयन के लिए भी सेम होता है और पॉजिटिव आयन के लिए सेम होता है। ठीक है, तो हमारा ये पर्टिकुलर इक्वेशन बना जो which is the relationship between the electric drift velocity as a function of its radial position। ठीक है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन से देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, म्यू के है, और प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है प्रेशर ऑफ द गैस के है। अब यहां पे चलते हैं, हम देखते हैं हमारे पास जो था वो है आपका, ये है हमारा सिलेंडर राइट, और इसके अंदर इस सिलेंडर के अंदर हमारे गैस इनक्लोज्ड है, और ये है मेरा एनोड का वायर, ये एनोड वायर है। अब ये रेडियस जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है ये वैल्यू r है राइट, ये r है। अब देखो इसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है तो ये P जो दिख रहा है हमारा गैस प्रेशर, ये हम मान लेते हैं कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और म्यू भी मान लो कि यदि म्यू को हम ले रहे हैं, म्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे हमने मान लिया कि मोबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, and it is generally valid also for modest electric field values के लिए। तो फिर इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे they will drift towards the anode। electron drifts with increasing value as it is drawn towards the multiplication region around the wire। देखो हमने क्या देखा था कि हमारा मल्टीप्लिकेशन रीजन जो है वो है ये एनोड वायर के अराउंड है, और ये छोटा सा रीजन है इनक्लोज। तो इधर की तरफ जैसे जैसे
ये इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल, इधर से इधर की तरफ जब आ रहा है इलेक्ट्रॉन हमारा, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। दैट्स व्हाट इट सेज, इट विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग वेलोसिटी एज इट इज ड्रॉन टुवर्ड्स द मल्टीप्लिकेशन रीजन अराउंड द वायर। तो इधर से जब चलेगा इलेक्ट्रॉन तो इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहा है, एनोड वायर की तरफ, जब एनोड वायर के की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है, फिर बढ़ेगा, और यहाँ पे आते जैसे आएगा इस पर्टिकुलर रीजन बाउंड्री पे, तो ये वैल्यू जो होगी इस बाउंड्री पे उसको मिलेगा 10⁶ वोल्ट पर मिनट का, जो हम लोग 10⁶ वोल्ट पर मीटर का उसको फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और उसके बाद इधर से इनवर्ड वायर की तरफ जब चलेगा तो इधर जैसे जैसे बढ़ेगा और इसका फील्ड स्ट्रेंथ जो है बढ़ते जाता है। एंड इसीलिए वो लिख रहा है द इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी एज इट इज ड्रॉन टुवर्ड्स द मल्टीप्लिकेशन रीजन अराउंड द एनोड वायर। नाउ अब देखो, इस विथ द अप्रोक्सीमेशन दैट द रेडियस ए जो है, रेडियस ए जो है वो किसका है, वो एनोड का रेडियस है। एनोड का रेडियस एंड द थिकनेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन रीजन आर बोथ स्मॉल, दोनों ही स्मॉल है, एक एनोड का रेडियस और ये थिकनेस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन रीजन इज स्मॉल विद द रेडियस आर एट विच आयोनाइजेशन अकर्ड। और ये रेडियस आर जो है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू दिस आर, जहां पे आयोनाइजेशन होएगा, जो रेडिएशन आएगा वो आयोनाइज होएगा, तो इधर कहीं भी आयोनाइजेशन हो सकता है। और ये आर जो है, आर इज ग्रेटर देन द thickness of the anode wire and the thickness of the multiplication region. In other words, thickness of the multiplication region and the anode wire, radius of the anode wire is very small compared to the radius r at which the ionization has occurred. तो उस केस में क्या होगा, टाइम जो होगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ड्रिफ्ट मीन्स टाइम जो लगेगा इलेक्ट्रॉन को आयोनाइजेशन जहां पे हुआ उस इवेंट से मल्टीप्लिकेशन रीजन और एनोड तक पहुंचने में, यहां तक पहुंचने में जो उसको टाइम लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस ड्रिफ्ट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये इक्वेशंस में हमें क्या मिला, t जो है t will be equal to, अब आपको इक्वेशन याद नहीं रखना, बट इट विल बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम स्मॉल a टू r dv by v, और ये इंटीग्रेशन होकर के आता है वैल्यूज p इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई 2 म्यू कैपिटल V इंटू आर स्क्वायर। तो हमें ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिला, राइट, जो कितना टाइम लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन को जहां आयोनाइजेशन इवेंट से इस एनोड तक पहुंचने में। देखो, ये हमारा इक्वेशन है टाइम का, और कि कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में फ्रॉम आपका वो वहां से जहां पर आयोनाइजेशन इवेंट हो रहा है, उस आयोनाइजेशन इवेंट से एनोड तक आने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम जो है हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, राइट। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला देखा। नाउ इस फॉर्मूला में आप टाइम को देखेंगे तो टाइम इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या, आर क्या है, आर जो है वो एनोड से लेकर के इस एनोड से इसके सिलेंडर के इनर सरफेस का डिस्टेंस है, ये आर है। तो नेचुरली जितना बड़ा ट्यूब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज ट्यूब जो होगा,
राइट। तो इस केस में, लार्ज ट्यूब के केस में, हमारा आर का वैल्यू जो होगा, स्मॉल आर का वैल्यू, इट विल बी ग्रेटर। तो यदि आर का वैल्यू ग्रेटर होगा तो आर स्क्वायर का वैल्यू और भी ज्यादा होगा। यदि मान लो कि 2 टाइम्स है तो 4 हो जाएगा, टाइम लगेगा, 4 गुना टाइम लगेगा पहले के कंपेयर। जैसे मान लो कि 2 टाइम्स यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो 4 टाइम्स जो है वो ज्यादा टाइम लगेगा। सो ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन जो है हमें मिल रहा है। एक पहली चीज कि यदि मान लो कि हम यहाँ पे जब t का वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस केस में फॉर टिपिकल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन एंड मोबिलिटीज का वैल्यू हम डाल दें यहाँ पे, तो उस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो सकता है, जो हमें मिलेगा वो 10 माइक्रोसेकेंड्स या उससे ज्यादा हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचने में 10 माइक्रोसेकंड से ज्यादा, 10 माइक्रोसेकंड या 10 माइक्रोसेकंड से ज्यादा टाइम लग सकता है। और जो आर स्क्वायर डिपेंडेंसी क्या बोल रहा है, टाइम के ऊपर जो है आर स्क्वायर, टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, द आर स्क्वायर डिपेंडेंसी रिजल्ट्स इन longest drift time for the largest tube diameter। जबकि हम when all other factors are being equal, सारे फैक्टर्स इक्वल हैं उसके बावजूद, मतलब उसके बाद इफ ऑल फैक्टर्स आर इक्वल, जो आर स्क्वायर का वैल्यू, जो टाइम जो लगेगा वो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। और इसलिए लार्जेस्ट डायमीटर ट्यूब होगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में एनोड तक ज्यादा टाइम लगेगा, लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा बेसिकली। दूसरी चीज एक और क्या है, बिकॉज आयोनाइजेशन जो होता है वो ऑफन occurs over an extended particle track in gas, there will be some variability in the drift time of each electron from the same track। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मान लो कि एक ट्रैक है, जिस ट्रैक से होकर के इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे एनोड तक पहुंच रहा है, तो आयोनाइजेशन जो हो सकता है वो यहां पर भी हो सकता है और इसी ट्रैक से होकर के आ रहा है। आयोनाइजेशन का पॉइंट गैस में यहां पे भी हो सकता है और वो भी इसी ट्रैक से होकर के आ रहा है। तो यदि वो सेम पार्टिकल ट्रैक को यूज कर रहा है, उस केस में भी एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के मोबिलिटी के बीच में, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो पहुंचने में यहाँ टाइम लगेगा वो, और इस इलेक्ट्रॉन को मान लो कि इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं और इसको हम बी इलेक्ट्रॉन से डिनोट कर देते हैं, तो ए और बी के इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट होने में जो टाइम लगेगा वो सेम नहीं होगा। देयर विल बी अ वेरिएबिलिटी बिटवीन द ड्रिफ्ट टाइम ऑफ ए एंड बी, राइट। तो फिर क्या होगा, इसके चलते क्या होगा, द इंडिविजुअल एवलांच जो बनेगा, मतलब ए का जो ए के चलते जो एवलांच बनेगा वो और बी के चलते जो एवलांच बनेगा, एवलांच देन आर नॉट परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड। तो दोनों से जो एवलांच जो बनेगा, दोनों जो होगा वो सिंक्रोनाइज नहीं होंगे, और एन इफेक्ट दैट कैन कंट्रीब्यूट टू ऑब्जर्व राइज टाइम ऑफ द आउटपुट पल्स। और ये क्या होगा, इसके चलते जो होगा इसका इफेक्ट जो है, जो पल्स जो राइज करता है उसको राइज करने में कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो दिखेगा। आगे चलते हैं। To help visualize the avalanche formation in the neighborhood of the wire surface, right? यहाँ पे क्या है, फिगर 6.5 shows the results obtained from Monte Carlo modeling of the electron multiplication and diffusion process that are important in a typical avalanche। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि avalanche formation जो है वो वायर सरफेस, एनोड का जो वायर सरफेस है उसके अराउंड कैसे एवलांच फॉर्म होगा उसको विजुअलाइज करने के लिए ये जो फिगर 6.5 है जिसको हमने क्रिएट किया है ऑथर ने
बाय यूजिंग मोंटे कार्लो सिमुलेशन। और उस मोंटे कार्लो मॉडलिंग में उन्होंने दो चीजें ध्यान रखी हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है और डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे ड्रिफ्ट हो रहा है। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इनोड वायर सरफेस के आसपास में होगा, राइट। जैसे उसके इनोड सरफेस के आसपास में पहुंचेगा, क्योंकि वही रीजन है जहां पे हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, राइट। और दूसरा हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा यदि सेम पार्टिकल ट्रैक से भी आ रहा है तो वो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट टाइम जो होगा उस टाइम में वेरिएबिलिटी होगी। तो ये दो चीजों को इन्होंने भी ध्यान रखा है जब मोंटे कार्लो सिमुलेशंस किया है। तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फिगर। तो एक क्रॉस सेक्शन जो दिखा रहा है पहला 6.5 में दिखा रहा है ऑर्थोगोनल व्यूज ऑफ एन एवलांच ट्रिगर्ड बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एज सिमुलेटेड बाय मोंटे कार्लो सिमुलेशन, राइट। अब देखो ये नोड का जो है ऑर्थोगोनल व्यू दिखा रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल ऐसे करके, इसका ये वाला पार्ट ऐसे दिखा दिया, राइट। और ये उसके सिलेंडर के सरफेस पे कैसे आएगा, एवलांच बनेगा वो दिखा रहा है। द डेंसिटी ऑफ द शेडिंग इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड इन द एवलांच। ये जो है ये शेडिंग जो दिख रही है वो शेडिंग ये क्या इंडिकेट कर रही है कि इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एवलांच। इस एवलांच में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो शेडिंग से डिनोट किया गया है। इसका मतलब इधर की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर कम, लाइक दिस। नाउ इट वाज assumed that a single free electron drifted into vicinity of the wire. The resulting avalanche is confined to a small distance along the length of the wire equivalent to only several times its diameter. इस फिगर को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो पहली चीज देखो एनोड का डायमीटर जो है, डायमेंशंस जो डायमीटर जो है 25 माइक्रोमीटर है, राइट। तो पहली चीज तो ये है कि और ये इलेक्ट्रॉन जो है जो मल्टीप्लाई होकर के जो एवलांच जो बना है वो इतनी दूर के एरिया में बना है, राइट। तो ये एनोड का वायर जो है, इस वायर के ये एवलांच का डिस्टेंस जो है, तो जो एरिया जो ये कवर कर, जो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो ये डिस्टेंस जो है इसके एनोड के डायमीटर के कंपैरिजन में काफी लार्ज है। पहली चीज वो ज्यादा है, राइट। दैट्स व्हाट इट सेज हियर, द रिजल्टिंग एवलांच इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल डिस्टेंस अलोंग द पाथ along the length of the wire. The length of the wire के small distance में ही confined है to only several times its diameter. लेकिन क्या है, it is ये area although small है लेकिन this area is several times the diameter of the anode wire. That's what it says, right. तो अब क्या है कि इसको सेंस किया जा सकता है एवलांच को कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन से पर्टिकुलर पोजीशंस पे पहुंचा था, वो हम डिटरमिन कर सकते हैं एक्सियल पोजीशंस पे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड वायर को हिट किया बाय सेंसिंग दिस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द एनोड वायर। एक बात, दैट सेकेंड लाइन में वही बात बोला, एज ए कंसिक्वेंस द मेथड फॉर सेंसिंग इट्स पोजीशन अलोंग द वायर can accurately measure the axial position of the incident electron। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन जो है किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाकर के इंसिडेंट किया एनोड वायर पे, वो पोजीशन डिटरमिन किया जा सकता है, राइट, भाई ये सेंस करके कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनोड वायर को हिट किया था, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द एवलांच ऑल्सो कवर्स ओनली ए लिमिटेड रेंज ऑफ द वायर सर्कमफेरेंस। देखो यहाँ पे
ये क्या है, ये पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस को कवर नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का ही सर्कमफेरेंस जो है वो एवलांच कवर कर पा रहा है, यही दो, राइट, लाइक दिस एरिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो एवलांच जो है वो कवर कर पा रहा है। एक बात तो ये, दूसरी चीज जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट इट सेज, द एवलांच आल्सो कवर्स ओनली ए limited range of wire circumference oriented generally towards the incident electron directions। जिधर से इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट कर रहा है एनोड को, जो एनोड पे इंसिडेंट हो रहा है या एनोड को हिट कर रहा है, उसी डायरेक्शंस में ओरिएंट होता है, दैट्स व्हाट इट सेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। Because the avalanche is restricted to a small region around the anode wire, the counter is able to respond to other events that take place elsewhere along the wire before the ions have cleared from the first event. Yeah, good. देखो ये क्या बोल रहा है, बिकॉज द एवलांच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल रीजन ऑफ द एनोड वायर। एक तो है कि ये स्मॉल रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है, तो यदि मान लो कि इस बोल रहा है द काउंटर इज एबल टू रेस्पॉन्ड टू अदर इवेंट्स दैट टेक प्लेस एल्सवेयर अलोंग द वायर बिफोर द आयंस हैव क्लियर्ड फ्रॉम द फर्स्ट इवेंट। मान लो कि ये पहला इवेंट हुआ, राइट, और ये चूंकि छोटा एरिया है, राइट, तो यहाँ इस एरिया में भी इलेक्ट्रॉन हिट कर सकता है और अदर एरिया में भी इलेक्ट्रॉन जो है उसका एवलांच जो है एनोड वायर पे हिट कर सकता है। तो काउंटर जो होगा इसको भी वो सेंस कर लेगा, अभी सेंस करेगा बिफोर क्लियरिंग दिस इवेंट। ये नहीं हुआ क्लियर तभी भी इसको भी सेंस, यहाँ पर भी जो होगा वो सेंस करेगा और इस एरिया को भी सेंस कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन ने इसको हिट किया, एनोड वायर को हिट किया। दैट्स व्हाट इट सेज, बिकॉज द एवलांच इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए स्मॉल रीजन अराउंड द एनोड वायर, द काउंटर इज एबल टू रिस्पॉन्ड टू अदर इवेंट्स दैट टेक प्लेस एल्सवेयर along elsewhere मतलब यहाँ पे भी हिट किया या यहाँ ऑलरेडी, इसके भी नहीं, elsewhere that elsewhere along the wire before the ions have cleared from the first event। मतलब ये इवेंट अभी क्लियर नहीं हुआ है, उसके पहले भी इसको भी रिस्पॉन्ड कर सकता है और इसके लिए भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। For this reason the dead time effects आ जाओ that are discussed in chapter 7 for Geiger-Müller tubes are much less limiting in the proportional counter। इसलिए डेड टाइम जो होता है वो प्रोपोर्शनल काउंटर का जो है वो कम होता है कंपेयर टू डेड टाइम ऑफ गाइगर मूलर ट्यूब्स, क्योंकि गाइगर मूलर ट्यूब में ये कंडीशंस नहीं होगा। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन जो भी हिट कर रहा है वो एक स्मॉल एरिया को हिट कर रहा है और अदर एरिया जो खाली है वो वहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन हिट करेगा उसको भी सेंस कर लेगा। तो डेड टाइम का इफेक्ट जो होगा कम पड़ेगा इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल काउंटर, जबकि डेड टाइम का इफेक्ट जो होगा वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ गाइगर मूलर ट्यूब्स। ओके, थैंक यू।